कि सभी राजनीतिक दलों में शायद सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो, जिनके कोविड के लक्षण देखे गए हैं उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो, जिनका कोई नहीं था उनकी शुश्रूषा से लेकर अंतिम संस्कार तक सारे कोविड की महामारी की गतिरोध को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइब्रेंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा। और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, सेवा ही संगठन है, इस सूत्र का, उसको आप जरूर देखें। तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया।
महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। लोकसभा प्रवास योजना बनाकर हर कार्यकर्ता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा। हर घर तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति को और तिरंगा के सम्मान को हर जन के मन में पुनः जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम, सेवा ही संगठन ये कोविड के वक्त कार्यक्रम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। तो जून 2024 तक एक्सटेंशन दे दी गई है और जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। जेपी नड्डा ने संगठन को मजबूत बनाने का काम किया है और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जीत का परचम लहराया है पार्टी ने और संगठन को मजबूत करने का जो काम किया है जेपी नड्डा ने, उसी वजह से सर्च समिति से फैसला लिया गया है। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अमित शाह ने क्या जानकारी दी, आइए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। और इसी पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ शशिकांत शर्मा हैं इस वक्त। शशिकांत शर्मा, आप किस तरह से देखते हैं आप जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना? एक तो संगठन को मजबूत करने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया है और उनके नेतृत्व में कई राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, क्या फैक्टर्स रहे कि उनको एक्सटेंशन दी गई, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जून 2024 तक? देखिए, मुख्य तौर पर तो अगर हम कहें कि जो केमिस्ट्री है उनकी, जो कि अमित शाह जी के साथ भी बहुत अच्छी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बहुत अच्छी है और जो एक टीम की तरह उनमें वर्क कर रहे हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक उनकी जो कार्य क्षमता है सबको साथ लेकर चलने की, और मुख्य तौर पर वो संगठन के व्यक्ति के तौर पर पूरी तरह से जमे हुए हैं और संगठन को उन्होंने पूरी तरह से कोई विवाद उनके समय में संगठन में नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई आवाज कहीं से नहीं आई कि उन्होंने कोई ज्यादती की हो या उन्होंने अपना कोई स्कोर सेटल किया हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ या पार्टी ने कोई गुटबंदी को हवा दी हो। तो कुल मिलाकर एक तो ये रहा कि संगठन के तौर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से नड्डा जी का जो कार्यकाल रहा अब तक का, वो बहुत ही प्रभावशाली रहा और जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश थे और साथ ही अमित शाह जी को भी एक तसल्ली थी कि जो पार्टी उन्होंने खड़ी की थी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आज भाजपा देश में खड़ी है, उस पार्टी को चलाने में नड्डा जी ने जो भूमिका निभाई है, उसमें कहीं भी किसी तरह की ऐसी गुंजाइश किसी को नजर नहीं आई कि नड्डा जी के प्रति किसी की कोई शिकायत हो। एक तो ये बहुत पॉजिटिव रहा उनके प्रति, दूसरा ये रहा कि तालमेल बनाकर चलते हैं और वो सिर्फ उनका एक बहुत खासियत है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी जो विरोधी पार्टी भी है, बेशक कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, सभी के साथ उनका जो एक केमिस्ट्री जो उनकी बनती है, जो सभी नेताओं के साथ जो उनकी बातचीत का एक वो है, वो एक बहुत ही मतलब परिपक्व ढंग से उस ढंग से वो डील करते हैं उन चीजों को। तो मुझे लगता है कि एक तो भाजपा ने यह सोचा, दूसरा एक जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है कि भाजपा थोड़ा कट्टरवाद के बाद अब थोड़ा अपने आप को एक नरम पार्टी के रूप में विकसित करने की राह पर भी आगे बढ़ेगी और नड्डा एक ऐसा चेहरा है कि जिन्हें कट्टर भाजपाई नहीं कहा जा सकता, कि बिल्कुल संघ का चेहरा नहीं कहा जा सकता, या ऐसा कहा जाए कि कोई समुदाय विशेष गैर हिंदू लोग जो हैं वो नड्डा के प्रति कोई इस तरह की भावना नहीं रखते कि वो उनके बहुत विरोधी है। तो भाजपा और आरएसएस की एक सोच यह भी है कि आने वाले समय में अब जबकि कोई बड़े काम हो गए, 370 हटा दी गई है जम्मू कश्मीर से और दूसरे कई कार्य किए जाने हैं अभी बाकी है जो कि भाजपा के एजेंडा में है, तो उसमें बाकी धर्मों का और बाकी वर्गों का सहयोग भी जरूरी है। तो एक लिबरल चेहरा पार्टी को कंटिन्यू करने की जरूरत है और नड्डा जी एक लिबरल चेहरा के तौर पर एक सामने आए हैं, एक उदारवादी चेहरा के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान पार्टी में बनाई है। तो मुझे लगता है कि दूसरा आपके सामने जैसा आपने खुद कहा कि यूपी जैसे प्रदेश में भाजपा रिपीट हुई, उत्तराखंड में भाजपा रिपीट हुई और जो किस तरह की उपलब्धियां रही, और अगर ऑपरेशन लोटस की बात करें महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ, तो पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस अध्यक्ष के तौर पर किसी भी व्यक्ति की होनी चाहिए उसमें नड्डा को 10 में से 8 या 9 नंबर
दिए जा सकते हैं। तो इसलिए यह तय माना जा रहा था कि नड्डा जी के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा और सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रधानमंत्री जी के करीबी तो थे ही, अमित शाह जी ने आज उनके बारे में जो बातें बोली हैं उससे पार्टी में निश्चित तौर पर नड्डा जी का कद और बढ़ा है और पहले की तुलना में वो अधिक ज्यादा तौर पर स्थापित नेता के तौर पर अब उभरेंगे और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लिबरल चेहरा माने जाते हैं, उदारवादी चेहरा माने जाते हैं, किसी तरह का विवाद उनके साथ कोई नहीं जुड़ा। और अहम बात यह भी है शशि जी कि अब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 में, और पार्टी ये भी नहीं चाहती कि जो एक मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को यहाँ पर ब्रेक किया जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो असली चुनौती भाजपा के सामने है वो अगले आने वाले 9 राज्यों के चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उसमें मुझे लगता है अभी जो सबसे पहले आएगा वो कर्नाटक का है। और कर्नाटक को लेकर पूरी जिस तरह से ये भाजपा की जो नीति है कि वो दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है और भाजपा में एक नई सोच उभरी है कि दक्षिण भारत, क्योंकि अगर हिंदूवादी पार्टी कोई है तो वो बीजेपी है और हिंदुत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की जमीन सबसे मजबूत जमीन है। तो दक्षिण भारत में क्योंकि अगर आप कहें कि कट्टर हिंदू जो हैं वो दक्षिण भारत में बसते हैं, जो कि संस्कृति को संजोए हुए हैं, संस्कृत को संजोए हुए हैं, मंदिरों का पूरा अगर आप देखें तो दक्षिण भारत एक तरह से गढ़ है। तो भाजपा को ये उम्मीद है कि उत्तर भारत के बाद अगर कहीं उसकी जमीन अगर मजबूत होगी तो दक्षिण भारत में होगी। और ऑपरेशन दक्षिण भारत की जो कमान है और जो उसकी सोच है वो नड्डा जी द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान तैयार की गई है। तो मुझे लगता है क्योंकि कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है अभी पार्टी के लिए, तो पार्टी ये सोच रही है कि हिमाचल के चुनाव के बाद अब कम से कम जिस तरह से हिमाचल में हार हुई है, कर्नाटक में अगर पार्टी जीतती है तो वो हार की जो एक वो है वो रिपीट नहीं हो। कांग्रेस का जो मनोबल बढ़ा है उसको मनोबल को तोड़ने की दृष्टि से भी उसे लगता है कि यही महत्वपूर्ण फैसला और सर्वसम्मति से शशिकांत लिया गया है। जाहिर बात है बीजेपी की रणनीति भी तय है कार्यकारिणी के दौरान। इसी पर पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। आदिति, लगभग ये तय माना जा रहा था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सामने 2024 और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव, कर्नाटक में एंट्री की कोशिश, कितना महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए जो बदलाव काम करते समय जेपी नड्डा के अंदर देखा गया, लेकिन पहले हम बात करेंगे कार्यकारिणी की। जैसा आपने कहा कि ये लगभग माना जा रहा था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह क्या क्या थी? क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से पूरे जो नई बीजेपी का जो काम करने का तरीका है उसको पूरी तरीके से समझ लिया था। और पिछले लंबे समय में चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो, चाहे तमाम जो उनके कार्यकाल में जो भी चीज़ें रही हों, उसमें जिस तरीके से उनका भाषण था, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, और जो भाषण में उनकी तीव्रता आने लगी थी और तमाम वो चीज़ें, और फिर बीएल संतोष, अमित शाह, तमाम और लोग, संघ, नरेंद्र मोदी की उद्देश्य, इन तमाम चीज़ों को समझने वाले जेपी नड्डा थे। और ऐसे में अब जब 2024 का चुनाव है और कल जब इस कार्यकारिणी का उद्घाटन हुआ उस समय जेपी नड्डा ने साफ ये बात कही कि हमें 2024 तक का जो रास्ता है वो 2023 में होने वाले 9 राज्यों की जीत से होकर गुजरेगा। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत गुजरात में दिखा दी है, अब हम सब मिलकर इन 9 राज्यों में जीत दर्ज कराएंगे। और इस जो पूरी कार्यकारिणी का सबसे बड़ा उद्देश्य एक तो ये था कि 2024 के लिए चुनावी समर का बिगुल बजाने की बात थी। दूसरी बात ये थी कि कैसे जो आगामी राज्य हैं उनकी रणनीति होगी, कैसे चुनाव एकजुट होकर लड़ना है, जमीन पर उतरना है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। और उससे बड़ा जो तीसरा बड़ा उद्देश्य था कि सब मिलकर साथ में, जैसा कहा गया कि सर्वसहमति से जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाए। यानी कि अब 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी का चेहरा और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगा। और आज जो अमित शाह ने जिस तरीके से उनकी तारीफ की है, जो तमाम बातें कही गई हैं, ये एक उनके जो पूरे कार्यकाल को सराहाया गया है, उन्होंने कैसे काम किया है। देखिए जेपी नड्डा में अपने आप में जो एक बहुत खूबसूरत बात जो बार बार पार्टी के लोग कहते हैं वो यही है कि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वो सुनते अच्छे से हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को सुनते हैं, चाहे फिर वो हिमाचल के हों, नॉर्थ के हों, या साउथ के हों, या नॉर्थ ईस्ट के हों। आदित्य आप रहिएगा क्योंकि आप कार्यकारिणी में मौजूद है और देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों की बात हो रही है। इस संगठन को कैसे मजबूती जेपी नड्डा ने दिलाई है, इसका जिक्र अमित शाह ने जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आदित्य मैं लौटूं आपके पास, उससे पहले जेपी नड्डा, उनका स्ट्राइक रेट, अमित शाह ने क्या कहा उनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर, जरा सुनिए। जगत प्रकाश नड्डा जी को
राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो देखिए, इसी स्ट्राइक रेट का जिक्र अमित शाह की तरफ से किया जा रहा था, यानी कि जेपी नड्डा की अगुवाई में जो जीत मिली है बीजेपी पार्टी को तमाम होने वाले चुनावों के बीच, जाहिर बात है उसी बेहतरीन प्रदर्शन को एक बार फिर से बीजेपी दोहराना चाहती है। सामने विधानसभा के चुनाव है, 2024 का चुनाव है। और अदिति, सबसे महत्वपूर्ण बात कार्यकारिणी में इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि एक तरफ मोदी की एक टीम है, दूसरी तरफ ग्रास रूट पर काम करना है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जिस पर फोकस बीजेपी करने वाली है वो है गरीब कल्याण योजना, डोर टू डोर लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाना। यही मंथन कार्यकारिणी की बैठक में हो रहा है, कल भी और आज भी रहा। गरीब कल्याण और सेवा ही संगठन है, तो ये दोनों बातों पर तो मंथन हो ही रहा है। और अभी अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही कार्यकारिणी समाप्त भी होगी, और वो जो मूल मंत्र आज देने वाले हैं, जो एनर्जी देकर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो अलग बात है। लेकिन आज जो एक बड़ा फैसला सर्वसहमति से हुआ कि जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है जिसको एक साथ मिलकर चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी टारगेट लेती है वो असंभव को संभव वाली बात जो बार बार, ये ज़रूर है कि नॉर्थ में उन्होंने बहुत अच्छे, जैसे स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, उन्होंने बिहार के लिए भी काउंट किया, तमाम चीज़ें। लेकिन 2024 के मद्देनज़र वो उन सीटों पर काम करना चाहते हैं जहाँ पर उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आपको 350 से पार जाना है तो आपको वो सीटें बदलनी पड़ेंगी। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 9 ऐसी सीटें थी, उस पर काम किया गया, क्योंकि गुजरात में जो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीज़ों को कैसे ऊपर आए, ऐसे आए कि जो 9 सीटें आज़ादी से लेकर अब तक नहीं जीती गई, तो उसमें से 7 सीटें निकाल ली गई। तो ये तमाम जो असंभव चीज़ें जिसको पॉसिबल करना है, उसके लिए ऐसी टीम की ज़रूरत है। और उस टीम के जो मेन जो जिसे अध्यक्ष के रूप में कहा जाए वो जेपी नड्डा हैं, क्योंकि वो संगठन को, सरकार को, नरेंद्र मोदी को और संघ को और जो ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं उन सबको सुनते हैं, समझते हैं। और आज जब खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना चुके हैं, और उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट में देख लिया जाए या ऐसी ऐसी जगह जो बदलाव किए हैं, जहाँ पे सरकारें आई हैं, जहाँ पे केवल आसाम की बात करें तो केवल 6 कार्यकर्ता होते थे, जहाँ पर अब सरकार है। अगर और भी तमाम जगह की बात करें तो ऐसे में जेपी नड्डा के उस पूरे काम को सराहा गया। देखिए, बहुत तरह की सवाल उठे जब हिमाचल में सरकार नहीं आई। ये कहा गया कि हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है और खुद हिमाचल में वो वहाँ से आते हैं, तमाम तरीके की बातें। लेकिन बीजेपी एक तो उसका जो दूरदर्शी है, देख रही है 2024 की तरफ, उस पूरे कामकाज के तरीके को जेपी नड्डा अच्छे समझते हैं कि आगे कैसे जाना है। खुद जेपी नड्डा ने अगले 6 महीने आधे भारत में घूमने का, और खास तौर पे वो 160 सीटें जिसपे बदलाव करना है, जिसपे वो हार रहे हैं या नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं, उनमें से 160 सीटों पे अगले 6 महीने उनको जाना है। तो वो तमाम जो कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभव ही नहीं था कि जेपी नड्डा को बदल के किसी नए चेहरे को बुलाया जाए, उसको फिर से सब कुछ समझाया जाए। इसलिए जेपी नड्डा की व्यवहार, जेपी नड्डा की कार्यशैली, जेपी नड्डा के संगठन के समझ, इन तमाम चीज़ों को आज उसी की वजह से उनको दोबारा एक्सटेंशन मिल गया। बिल्कुल। और अदिति, बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमेशा एक ऐसी पार्टी जो चुनावों के लिए तैयार रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो कि जिसकी पहुंच कार्यकर्ताओं तक भी हो, और यही एक वजह है कि जेपी नड्डा का एक्सटेंशन किया गया। ये भी एक वजह मान सकते हैं।